Good morning, friends. Welcome again in this class of literatures. And our today's topic is ballad, जिसे हम हिंदी में सिंपल वर्ड्स में कहें तो बैलेड भी एक तरह का गीत है, सॉन्ग है। कुछ लोग बैलेड को स्टोरी इन वर्स यानी स्टोरी टेलिंग की फॉर्म भी मानते हैं। अलग अलग टाइम्स में अलग अलग इसकी फॉर्म्स रहीं। A ballad is a form of verse, often a narrative set to music. Ballad क्या है? Form of poetry that is often a narrative poem, यानी लार्ज डिस्क्रिप्टिव पोएम होती है, सेट टू म्यूजिक, जिसे म्यूजिकल फॉर्म दिया जाता है। Ballads derive from the medieval French chanson ballad और ballad। ये वर्ड बैलेड जो है वो मेडाइवल फ्रेंच से लिया गया है और फ्रेंच के अंदर जिसे बैलाड कहा जाता था वही इंग्लिश का बैलेड ओरिजिनेट हो गया, विच वर ओरिजिनली डांस सॉन्ग्स। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें तो बैलेड क्या थे, मैंने पहले ही बताया कि बैलेड क्या है, सॉन्ग्स हैं और ऐसे सॉन्ग्स जिनको डांस के एकम्पनीमेंट के अंदर गाया जाता था, जिनके सहारे डांस किया जाता था, वो सारे के सारे सॉन्ग जो हैं वो बैलेड फॉर्म के अंदर इंक्लूड होते हैं। बैलेड्स वर पर्टिकुलरली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलर पोइट्री एंड सॉन्ग ऑफ ब्रिटेन एंड आयरलैंड फ्रॉम द लेटर मेडाइवल पीरियड अंटिल द 19th सेंचुरी। यानी कहाँ से शुरू होता है इसको, अगर हम बात करें मेडाइवल पीरियड की तो मेडाइवल पीरियड के अंदर इसकी शुरुआत हो जाती है और मेडाइवल पीरियड से ये 19th सेंचुरी के अंदर, जिसे हम रोमांटिक रिवाइवल कहते हैं, उस रोमांटिसिज्म तक, मेडाइवल से रोमांटिसिज्म का जो पीरियड है उस रोमांटिसिज्म के पीरियड तक ये टर्म जो है फुल फ्लरिश होता है। रोमांटिसिज्म के अंदर हम कीट्स की बात करें, शैली की बात करें, एस टी कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ जिन्होंने रोमांटिक रिवाइवल की शुरुआत की, उनकी क्रिएशन 1798 में लिरिकल बैलेड्स पब्लिश हुई। तो 1798 का जो लिरिकल बैलेड है उसका पब्लिकेशन एक रोमांटिक रिवाइवल को लेकर आता है। तो 19th सेंचुरी से ये मेडाइवल एज से 19th सेंचुरी तक इसका पीरियड बेसिकली माना गया। बैलेड्स आज भी लिखे जाते हैं और आज बैलेड फॉर्म जो है वो किस में चला गया है, ये स्टोरी फॉर्म के अंदर है। यानी जो स्टोरीज़, बहुत सी सॉन्ग जिनके अंदर कुछ कहानियाँ एक्सप्रेस की जाती हैं, जिन्हें हम टाइटल सॉन्ग बनाते हैं फिल्मों के, वो सारी बैलेड फॉर्म है। दे वर वाइडली यूज्ड अक्रॉस यूरोप and later in Australia, North Africa, North America and South America। यानी अगर हम इसकी बात करें तो ये कहाँ हमें मिलेगा, यूरोप के अंदर इसका सबसे एडवांस्ड फॉर्म हमें देखने को मिलता है, क्योंकि लिटरेचर यूरोप के अंदर डेवलप हुआ। इंग्लैंड के अंदर इंग्लिश लिटरेचर बहुत फ्लरिश हुआ और इंग्लिश लिटरेचर के बाद जब हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की बात करते हैं तो उसमें अमेरिकन लिटरेचर है, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर है, अफ्रीकन है, कैनेडियन लिटरेचर, ये सारे इंक्लूड होते हैं और लगभग सभी के अंदर इस बैलेड फॉर्म को पोइट्स ने यूज़ किया है। बैलेड्स आर ऑफन 13 लाइन्स। क्या होगा, बैलेड की लाइनें कितनी होती हैं, 13 लाइन्स विद एन ए बी बी सी फॉर्म। यानी इसकी फॉर्म राइम स्कीम क्या होगी, ए बी बी सी, इस तरह से ये चलती रहेंगी, कंसिस्टिंग ऑफ कपलेट्स। और कपलेट्स का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंज ऑफ 2 लाइन्स, यानी 2 लाइनों के स्ट्रिंज। यानी बैलेड की बेसिकली हम क्या कहें तो इसमें कौन सा यूज़ किया जाएगा, इसमें जो फॉर्म यूज़ की जाती है वो यूज़ की जाती है
कपलेट। हालांकि हमने पहले एक हेरोइक कपलेट भी पढ़ा है, देखिए वो अलग है। हेरोइक कपलेट क्या है? लाइन्स ऑफ याम्बिक पेंटामीटर दैट राइम इन पेयर्स, दैट इज हेरोइक कपलेट। याम्बिक पेंटामीटर फिक्स होता है हेरोइक कपलेट का, लेकिन सिंपल कपलेट का मतलब है स्ट्रिंज ऑफ 2 लाइन्स। तो बैलेड भी क्या है? देखिए यहाँ राइम स्कीम जो चलेगी वो क्या होगी? 2 लाइन्स के अंदर यानी कपलेट्स के अंदर चलेगी ऑफ राइम्ड वर्स, ईच ऑफ 14 सिलेबल्स। यानी इसके अंदर सिलेबल क्या होंगे? 10 सिलेबल्स नहीं होंगे, 14 सिलेबिक लाइन होती है, यानी लाइन क्या है? लंबी है। अनदर कॉमन फॉर्म इज ए बी और ए बी सी बी रिपीटेड इन ऑल्टरनेटिंग 8 and 6 लाइन्स। यानी दो तरह की हमें राइम यहाँ मीटर देखने को मिला। यदि हम राइम स्कीम कहें ए बी सी, तो उसमें जनरली 14 सिलेबिक लाइन्स होगी। दूसरा कॉमन फॉर्म है ए बी और ए बी, इसके अंदर क्या होगा? ऑल्टरनेटिंग लाइन्स होगी, 8 सिलेबिक एंड 6 सिलेबिक लाइन्स इसके अंदर यूज़ की जाती है। यानी शॉर्ट में हम बात करें तो बैलेड क्या है? एक फॉर्म ऑफ पोइट्री है, of a narrative set to music. It is derived from medieval French ballad, which originally means dance songs. It is popular poetry of Britain and Ireland from later medieval period to 19th century, and presently it is widely used across Europe, Australia, North Africa, North America and South America. Many ballads were written and sold as single sheet broadside. यानी बैलेड जब लिटरेचर के अंदर अभी फ्लरिश नहीं हुआ था तो उससे पहले भी फोक सॉन्ग भी बैलेड फॉर्म के अंदर लिखे जाते थे। हम भारत के अंदर भी देखते हैं कि बहुत से फोक सॉन्ग लिखे गए हैं, तो उसी तरह से यूरोपियन कंट्रीज़ के भी फोक सॉन्ग्स हैं। एंड दीज फोक सॉन्ग्स, ये जितने भी फोक सॉन्ग्स थे, ये फोक सॉन्ग क्या थे? देवर इन द फॉर्म्स ऑफ बैलेड। ये सारे के सारे बैलेड फॉर्म ही हैं, क्योंकि हम जनरली देखते हैं कि फोक सॉन्ग्स में कहीं ना कहीं कहानियाँ होती हैं, एंड स्टोरी इन वर्स, दैट इज़ ऑल्सो नॉन एज बैलेड. The form was often used by poets and composers from the 18th century onwards to produce lyrical ballads. यानी शुरुआत कहाँ से हो जाती है इसकी? मिडाइवल एज से, लेकिन 18th सेंचुरी ऑनवर्ड जो था लिरिकल बैलेड्स पोइट्स और कंपोजर्स ने कंपोज करना शुरू किया. इन द लेटर 19th century the term took on the meaning of a slow form of popular love songs. यानी रोमांटिसिज्म की बात करें, रोमांटिसिज्म क्या है? पीरियड ऑफ लव पोइट्री. और ये जो लव पोइट्री का जो पीरियड है 19th सेंचुरी का, इस 19th सेंचुरी के पीरियड के अंदर जो पॉपुलर लव सॉन्ग लिखे गए, जिनका म्यूज़िक आता है बड़ा सॉफ्ट सेंसुअल म्यूज़िक है, उस स्लो सेंसुअल म्यूज़िक के अंदर बैलेड का मैक्सिमम यूज़ किया गया. एंड इज़ ऑफन यूज फॉर एनी लव सॉन्ग, पर्टिकुलरली द सेंटिमेंटल बैलेड ऑफ पॉप और रॉक म्यूज़िक. और पॉप और रॉक म्यूज़िक के अंदर जो सेंटिमेंटल बैलेड है, यानी जहाँ लव फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता है, उनके अंदर बैलेड का यूज़ ज़्यादा होने लगा. ऑल्दो द टर्म इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ अ स्टाइलाइज्ड स्टोरी टेलिंग सॉन्ग और पोएम. जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये क्या है? स्टोरी इन वर्स, कि बैलेड को स्टोरी इन वर्स कहा जाता है, पोइट्री की स्टोरी कहा जाता है, कि जब पोइट्री की लैंग्वेज में कोई स्टोरी लिखी जाती है तो ये बैलेड अपने आप में क्या है? ये जो टर्म है स्टोरी टेलिंग का, ये स्टोरी टेलिंग का टर्म बैलेड के अंदर सबसे कॉमन टर्म अभी बन गया है. मोस्ट पोइट्स यूज दिस स्टोरी टेलिंग सॉन्ग और दिस स्टोरी टेलिंग पोएम इन द फॉर्म ऑफ बैलेड. नाउ our study is primarily focused in English literature, so we are here discussing about European ballad. European ballads have been generally classified into three major groups. तीन ग्रुप हैं: ट्रेडिशनल बैलेड, ब्रोडसाइड बैलेड एंड लिटरेरी बैलेड. हालांकि कहीं स्पेसिफाई नहीं किया जाता है कि हमें सिर्फ लिटरेरी बैलेड पढ़ना है, तो बैलेड कॉमन के अंदर हमें तीनों ही चीज़ पढ़नी पड़ेंगी.
तो 3 मेजर ग्रुप हैं, और तीनों मेजर ग्रुप कौन कौन से हैं? पहला ट्रेडिशनल बैलेड, सेकंड वन इज ब्रॉड साइड बैलेड, एंड थर्ड इज लिटरेरी बैलेड। तो ये 3 बैलेड जो है ये कॉमन फॉर्म है जिनको यूज़ किया जाता है। और फर्स्ट इज ट्रेडिशनल बैलेड। ट्रेडिशनल बैलेड मीन्स द फॉर्म that is used since times immemorial. The traditional, also known as classical or popular ballad. इसका मतलब क्या है? मीनिंग ऑफ द पीपल, ऑफ द पीपल का मतलब ऑफ द मासेस, यानी आम जनता, आम आदमी जिस बैलेड फॉर्म को यूज़ करता है, और वो क्या होते हैं? हमारे फोक सॉन्ग्स होते हैं। तो फोक सॉन्ग्स की फॉर्म में जो बैलेड हैं उन्हें हम कौन से कहते हैं? दे आर ट्रेडिशनल बैलेड्स। जैसे वर्ड का टाइटल ही बता रहा है, ट्रेडिशनल है, मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, जनरेशन टू जनरेशन, जो अभी अपनी सर्वाइवल में है, वो ट्रेडिशनल बैलेड है। द ट्रेडिशनल, इसे और भी क्या कहा जाता है? क्लासिकल बैलेड भी इसको कहा जाता है। और पॉपुलर बैलेड हैज़ बीन सीन as beginning with the wandering minstrels of the late medieval Europe। यानी जितने भी मिन्स्ट्रल थे, मिन्स्ट्रल कौन होते हैं? जो शौर्य गाथाएँ गाते हैं, राजाओं की, मंत्रियों की, जो रूलिंग पार्टीज़ हैं उनके बारे में जो सॉन्ग्स ऑफ प्रेज हैं। मैंने बताया कि बैलेड क्या है? स्टोरी है, और सॉन्ग्स ऑफ प्रेज के अंदर क्या होता है? वहाँ भी कि मिन्स्ट्रल क्या करते हैं? एक स्टोरी एक्सप्रेस करते हैं। तो जो ट्रेडिशनल बैलेड है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? मेडाइवल यूरोप के अंदर, लेट मेडाइवल यूरोप के अंदर जो वॉन्डरिंग मिन्स्ट्रल्स थे, यानी इधर उधर घूमने वाले जो गीतकार थे, जो राजाओं के दरबार के अंदर गीत गाकर अपनी अर्निंग्स करते थे, तो उन लोगों ने इसको ओरिजिनेट किया। फ्रॉम द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी देयर आर प्रिंटेड बैलेड्स। यानी प्रिंटिंग फॉर्म कब हमें देखने को मिलती है? ये देखने को मिलती है 15th सेंचुरी के अंदर, क्योंकि 15th सेंचुरी से पहले तो प्रिंटिंग का सोर्स नहीं था। तो इसी वजह से 15th सेंचुरी से पहले तो किसी तरह का कोई रिटन फॉर्म नहीं है। उसके बाद सिंगल शीट रिटन फॉर्म आने लगा, प्रिंटेड फॉर्म आने लगा, और धीरे धीरे ये पोइट्री का, ये लिटरेचर का हिस्सा बन गया। तो अब हम एंशंट की बात करें तो ट्रेडिशनल बैलेड क्या है? देवर द सॉन्ग्स संग बाय मेडाइवल वॉन्डरिंग मिन्स्ट्रल्स। जो वॉन्डरिंग मिन्स्ट्रल के द्वारा जो गीत गाए जाते थे मेडाइवल यूरोप के अंदर, उन्हें हम ट्रेडिशनल बैलेड कहते हैं, वॉन्डरिंग मिन्स्ट्रल के। और 15th सेंचुरी जैसे अपने एंड की ओर आने लगी, 16th सेंचुरी पीरियड, हम अगर इंग्लैंड की बात करें, रेनेसा का पीरियड है, एंड रेनेसा इज़ द मोस्ट एडवांस्ड एंड फर्टाइल पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। तो जैसे जैसे क्वीन एलिजाबेथ रूलिंग में आई, जैसे वो क्वीन बनी इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड ने बहुत प्रॉस्पेरिटी को गेन किया, और उसी का रिज़ल्ट क्या हुआ कि लिटरेचर का भी बहुत अधिक डेवलपमेंट हुआ। तो 15th सेंचुरी से ये धीरे धीरे प्रिंटेड फॉर्म्स के अंदर भी अवेलेबल होने लगा। दैट सजेस्ट अ रिच ट्रेडिशन ऑफ पॉपुलर म्यूज़िक। और जब बैलेड को रिटन फॉर्म के अंदर प्रेजेंट किया गया, प्रिंटेड फॉर्म के अंदर जब उसको प्रेजेंट किया गया, तो ये क्या बन गया? ये पॉपुलर म्यूज़िक का एक रिच ट्रेडिशन बन गया। यानी अगर हम कहें कि बैलेड की बेसिकली शुरुआत कहाँ से होती है, तो जब तक हमारे पास रिटन रिकॉर्ड नहीं है तब तक हम उसको नहीं मान सकते। तो 15th सेंचुरी जो है वो पीरियड था जब बैलेड की शुरुआत हुई थी, क्योंकि तब ये प्रिंटेड फॉर्म के अंदर अवेलेबल होने लगा था। रिवाइज कर देते हैं थोड़ा सा। ट्रेडिशनल बैलेड क्या है? ट्रेडिशनल बैलेड ऑल्सो नोन एज क्लासिकल बैलेड और पॉपुलर बैलेड, और द बैलेड ऑफ द पीपल, जिसे हम बैलेड ऑफ पीपल भी कहते हैं, हैज़ बीन सीन एज बिगिनिंग विद द वॉन्डरिंग मिन्स्ट्रल ऑफ लेट मेडाइवल यूरोप। यानी वॉन्डरिंग मिन्स्ट्रल जो थे वो इसको यूज़ करते थे, और 15th सेंचुरी के बाद जैसे इसका प्रिंटेड फॉर्म ओरिजिनेट हुआ, तो ये रिच ट्रेडिशन ऑफ पॉपुलर म्यूज़िक बन गया। सेकेंड इज ब्रॉड साइड बैलेड। दूसरा जो बैलेड का जो फॉर्म है जिसे हम कहते हैं ब्रॉड साइड बैलेड, इसे क्या कहते हैं? ब्रॉड शीट बैलेड, स्टॉल बैलेड, वल्गर बैलेड, कम ऑल यू बैलेड।
एक ये भी इसका नाम है, बहुत ही रेयर यूज़ किया जाता है, जनरली इसको ब्रॉड शीट बैलेट के रूप में जानते हैं। वर अ प्रोडक्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चीप प्रिंट इन द 16th सेंचुरी। ब्रॉड साइड बैलेट जैसे कि नाम बता रहा है, यानी जो इजी अवेलेबल हो जाए, तो चीप प्रिंट ऑफ 16th सेंचुरी जो है उसके डेवलपमेंट के साथ ही इसका रिजल्ट के रूप में ये आया। देवर जनरली प्रिंटेड ऑन वन साइड ऑफ अ मीडियम ऑफ लार्ज शीट ऑफ पुअर क्वालिटी पेपर। इसको ब्रॉड साइड क्यों कहा गया? क्योंकि पुअर क्वालिटी पेपर के ऊपर एक साइड के अंदर इसको, उसमें दोनों साइड में तो प्रिंट हो ही नहीं सकता, तो पुअर क्वालिटी का जो पेपर था उसके एक साइड के अंदर इसको प्रिंट किया जाना। 16th सेंचुरी जो है वो प्रिंटिंग का एक रेवोल्यूशनरी पीरियड था और प्रिंटिंग बहुत अधिक डेवलप हुई उसके अंदर। तो यूरोप का जो 16th सेंचुरी जो प्रिंटिंग पीरियड है उसके अंदर बड़ी ऑर्डनरी शीट के ऊपर एक पुअर शीट क्वालिटी ऑफ शीट के अंदर, क्योंकि तब तक ये लिटरेचर का हिस्सा पूरी तरह से बना नहीं था, तो इसको प्रिंट किया जाता था। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी दे वर प्रिंटेड इन ब्लैक लेटर और गॉथिक टाइप। और जैसे ही 17th सेंचुरी आई, 17th सेंचुरी हम किसको जानते हैं? इंग्लिश लिटरेचर का रेनेसां का एंड हो रहा था और नियो क्लासिसिज्म की शुरुआत हो रही थी। तो जो नियो क्लासिसिज्म और रेनेसां के बीच का जो पीरियड है, उस पीरियड के अंदर क्या हुआ कि ये थोड़ा सा इसका फॉर्म चेंज हुआ। दे वर प्रिंटेड इन ब्लैक लेटर और गॉथिक टाइप। गॉथिक टाइप क्या होता है? जिसके अंदर थोड़ा सा रोमांस होता है, सेंसेशन होता है। included multiple eye-catching illustrations, a popular tune title, as well as alluring means attracting, ये attracting poem form के अंदर, यानी 17th सेंचुरी के अंदर जहाँ जैसे जैसे रेनेसा का एंड होने लगा तो ये धीरे धीरे अब लिटरेचर का हिस्सा बनने लगा था, लेकिन इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी पुअर होने की वजह से इसको ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं मिली थी। और थर्ड फॉर्म 17th सेंचुरी के बाद जो आई, दैट इज़ लिटरेरी बैलेट। और तीसरी फॉर्म हम क्या मानते हैं? लिटरेरी बैलेट। यहाँ से ये पूरी तरह से लिटरेचर का पार्ट बन गया है। लिटरेरी और लिरिकल बैलेट्स, देखिए हम ये इट इज़ नॉट द कंपोजिशन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, ये लिरिकल बैलेट उसकी बात नहीं हो रही है। जनरली लिटरेरी बैलेट को क्या कहा जाता है? लिरिकल बैलेट्स कहा जाता है। Literary or lyrical ballads grew out of an increasing interest in the ballad form among social elites and intellectual, particularly in the romantic movement from the later 18th century। देखिए 18वीं शताब्दी के अंदर क्या है, 1798 की हम बात करें तो 1798 के अंदर पब्लिकेशन हुआ लिरिकल बैलेड्स का। और लिरिकल बैलेड क्या था? लिरिकल बैलेड एक कंपोजिशन था विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। उसके साथ कौन थी? उनकी सिस्टर डॉरोथी वर्ड्सवर्थ और उनके फ्रेंड एस्ट्री कॉलेज। तो इन तीनों के कोलैबोरेशन के अंदर लिरिकल बैलेड्स का पब्लिकेशन हुआ, और ये जो पब्लिकेशन है ये रोमांटिक रिवाइवल की शुरुआत मानी जाती है। तो 18th सेंचुरी का जो लेटर पार्ट है, देखिए यहाँ ख़त्म होने वाली है 18th सेंचुरी 1798 के अंदर। तो 18th सेंचुरी जब एंड ऑनवर्ड थी तो वहाँ जो रोमांटिक मूवमेंट है उसके अंदर सोशल एलाइट्स और कुछ इंटेलेक्चुअल जो थे उन्होंने इसके अंदर अपना इंटरेस्ट प्रेजेंट किया। रेस्पेक्टेड लिटरेरी फिगर्स एज रॉबर्ट बर्न्स, वॉल्टर स्कॉट एंड स्कॉटलैंड कलेक्टेड एंड रोट देयर ऑन बैलेट्स। यानी ये लिटरेचर के अंदर जो फेमस बैलेट जो आए, तो 18th सेंचुरी जब एंड यानी 19th सेंचुरी के अंदर रोमांटिक रिवाइवल के अंदर स्कॉटलैंड के अंदर सर वॉल्टर स्कॉट ने और रॉबर्ट बर्न्स जैसे लोगों ने अपने बैरल लिखे, यानी अपनी पोइट्री के अंदर एक नया डिवाइस यूज़ किया जिसे हम बैलेड कहते हैं। सिमिलरली इन इंग्लैंड विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलेज, एसटी कॉलेज, प्रोड्यूस्ड अ कलेक्शन ऑफ लिरिकल बैलेड्स इन 1798। और 1798 में 1798 में लिरिकल बैलेड का जैसे ही पब्लिकेशन हुआ तो एक रोमांटिक रिवाइवल शुरू हो जाता है, रोमांटिसिज्म जिसे हम कहते हैं। तो 1798 के अंदर इंग्लैंड के अंदर इंग्लिश लिटरेचर में, और उससे के हम कंटेम्प्रेरी बात करें तो सर वॉल्टर स्कॉट के द्वारा स्कॉटिश लिटरेचर के अंदर भी इसको ऑरिजिनेट किया गया, इसको एक लिटरेरी फॉर्म के अंदर यूज़ किया गया।
लिरिकल बैलेड किसने लिखे थे? लिरिकल बैलेड 1798 में जो पब्लिश हुए उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलेज, इन दो का तो मेन सहयोग है, और डॉरोथी वर्ड्सवर्थ का भी इसमें नाम इंक्लूड किया जाता है। दैट इंक्लूडेड कॉलेजेस द राइम ऑफ द एंशंट मैनर। आप लोगों ने ये पोएम पढ़ी होगी, द राइम ऑफ द एंशंट मैनर। ये एंशंट मैनर की क्या है? कहानी है। और मैंने भी कहा बैलेड क्या है? स्टोरी इन वर्स। पोइट्री की लैंग्वेज के अंदर जो स्टोरी है वो क्या कहलाती है? वो पोइट्री की लैंग्वेज की स्टोरी कहलाती है। बैलेड राइम ऑफ एंशंट मैनर के अंदर एंशंट मैनर है, वो किस तरह से पनिशमेंट, सिन करता है, सिन के बाद पनिशमेंट होता है, रिपेंटेंस होता है, वो सारी चीज़ें राइम ऑफ एंशंट मैनर के अंदर दिखाया गया है। तो कहीं ना कहीं उसमें क्या थोड़ा सा गॉथिक लिटरेचर का पार्ट भी, गॉथिक मतलब जिसमें हॉरर हो, जिसमें सेंसेशन हो। तो राइम ऑफ एंशंट मैनर पढ़ते हैं तो उसके अंदर स्केलेटन शिप का डिस्क्रिप्शन आता है, उसके अंदर लाइफ इन डेथ एंड हर मेट डेथ, उनका जो डिस्क्रिप्शन आता है, वो सारी की सारी चीज़ें क्या है? वो गॉथिक फॉर्म है कहीं ना कहीं लिटरेचर की। तो 1798 के अंदर लिरिकल बैलेड के पब्लिकेशन के साथ ही, जिसमें एस.टी. कॉलेज और विलियम वर्ड्सवर्थ का सहयोग था, तो वहाँ से भी प्रिंटेड फॉर्म ऑफ लिटरेरी बैलेड शुरू हुई और राइम ऑफ एंशंट मैनर उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलेज, जॉन कीट्स वर अट्रैक्टेड टू द सिंपल एंड नेचुरल स्टाइल ऑफ दीज फॉक बैलेड्स। फॉक बैलेड कौन से? जिनको हम ट्रेडिशनल बैलेड कहते हैं। तो शुरुआत कहाँ से हो जाती है? शुरुआत इसकी हुई है ट्रेडिशनल बैलेड से, और यही ट्रेडिशनल बैलेड क्या हुआ? धीरे धीरे लिटरेरी बैलेड के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये ट्रेडिशनल बैलेड धीरे धीरे ब्रॉड साइड बैलेड आए। ट्रेडिशनल बैलेड तब तक थे जब तक ये प्रिंटेड नहीं हुए थे। 15th सेंचुरी की बात करें तो 15th सेंचुरी के अंदर ये प्रिंटेड फॉर्म में आए। उसके बाद लेटर 17th सेंचुरी जो थी उसके अंदर वन साइड प्रिंटिंग, जो पुअर क्वालिटी ऑफ पेपर, उसकी फॉर्म यूज़ की जाने लगी। और 18th सेंचुरी का जो एंड है, रोमांटिक रिवाइवल जहाँ शुरू होता है, तो 1798 में लिरिकल बैलेड के पब्लिकेशन के साथ ही लिटरेचर की एक प्रोमिनेंट फॉर्म के रूप में बैलेड प्रेजेंट हुआ। और सबसे शार्प एग्जांपल हमें लिरिकल बैलेड्स कहें या उसके बाद राइम ऑफ एंशंट मैनर, ये एग्जांपल हैं। उसके साथ ही विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलेज और दूसरे जो जॉन कीट्स, पी.बी. शैली, ये जो राइटर थे, इन्होंने फॉक बैलेड की इस नेचुरल स्टाइल को, ठीक है था, सॉन्ग ऑफ पीपल था। अब सॉन्ग ऑफ पीपल का मतलब कि आम आदमी के द्वारा गाए जाने वाले गीत थे। तो ये क्या थे? अपने आप में बिल्कुल सिंपल और नेचुरल स्टाइल था इनका। तो उसको इन्होंने बहुत ज़्यादा पसंद किया, पोइट्स इसके और अट्रैक्ट हो गए, एंड दे ट्राई टू इमिटेट इट, और इसको कॉपी करने की कोशिश उन लोगों के द्वारा की गई। और बाद में मॉडर्न पीरियड के अंदर हम बात करें तो मॉडर्न पीरियड के अंदर अमेरिकन लिटरेचर के अंदर भी हमें बैलेड्स देखने को मिलते हैं। अमेरिकन लिटरेचर के साथ साथ धीरे धीरे ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर जो है वो भी डेवलप हुआ है, कैनेडियन लिटरेचर है। तो इन सभी लिटरेचर के जितने भी पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है, या हम कहें कि पोस्ट मॉडर्निज्म का जितना भी लिटरेचर है, उसके अंदर ये सारी की सारी बैलेड फॉर्म यूज़ की जाती हैं। तो एक बार हम कहें तो बैलेड क्या है? बैलेड है स्टोरी इन वर्स, यानी शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि नैरेटिव पोएम है जो म्यूज़िकल फॉर्म में लिखी जाती हैं। शुरुआत में ये डांस सॉन्ग थे, और डांस सॉन्ग के बाद धीरे धीरे ये कन्वर्ट होकर लिटरेचर का हिस्सा बने। यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सभी कॉन्टिनेंट्स के अंदर लिटरेचर का ये पार्ट बने हुए हैं। बेसिकली 3 फॉर्म्स ऑफ बैलेड जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। 3 फॉर्म्स में पहली फॉर्म जो है वो ट्रेडिशनल बैलेड है। ट्रेडिशनल बैलेड यानी जो नॉन प्रिंटेड बैलेड था, जो मिन्स्ट्रल्स के द्वारा, वॉन्डरिंग मिन्स्ट्रल के द्वारा यूज़ किया जाता था, उसे हम ट्रेडिशनल बैलेड कहते हैं। उसके बाद आता है ब्रॉड साइड बैलेड। ब्रॉड साइड बैलेड का मतलब जो चीप प्रिंटिंग 16th सेंचुरी की, 16वीं शताब्दी की जो चीप प्रिंटिंग है, उस 16th सेंचुरी चीप प्रिंटिंग में जहाँ वन साइड ऑफ अ पुअर क्वालिटी पेपर जहाँ बैलेड प्रिंट किए जाते थे, वो ब्रॉड साइड बैलेड। और थर्ड लिटरेरी बैलेड, यानी जब ये पूरी तरह से लिटरेचर का हिस्सा बन गया, और इसकी शुरुआत होती है 1798 में।
लिरिकल बैलेड के पब्लिकेशन के साथ। इससे पहले स्कॉटलैंड के अंदर सर वॉल्टर स्कॉट और रॉबर्ट बर्न्स ने भी बैलेड फॉर्म के अंदर अपनी पोइम्स को कंपोज किया। राइम ऑफ एंशंट मैरिनर, एस टी कॉलेज की जो पोइम है वो भी इसका बहुत शार्प एग्जांपल है। विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलेज और कीट्स, ये लोग सारे के सारे इन फॉक बैलेड की ओर अट्रैक्ट हुए और इनको कॉपी करने की, इनको अपनी पोइटिक डिवाइस के रूप में यूज़ करने की उन्होंने पूरी तरह से कोशिश की है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। हम इस क्लास को अब कंटिन्यू रखेंगे, बीच में थोड़ा गैप हो गया था, अब कंटिन्यू हमारी क्लासेस रहेंगी क्योंकि ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स भी अभी शुरू होने वाले हैं, तो ये उनके भी टॉपिक्स हैं और नेट और दूसरी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर भी ये यूज़ किए जाते हैं। तो हमारी स्टडी अभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यू रहेगी। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद।